हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है हमारी जो अगली क्लास है उसमें करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे आपको जो भी आप एग्ज़ाम्स देते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा रहता है। और वो टॉपिक है आपका धन विधेयक, सामान्य विधेयक और वित्त विधेयक। ठीक है, इन तीनों का अपना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है और इसीलिए आज हम करने वाले हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, उन्हें आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, वो ही आपके एग्ज़ाम से पूछे जाएंगे। उसी के अंदर से अगर कोई भी क्वेश्चन उठना होगा इस टॉपिक से तो उसी के अंदर से उठेगा। स्टार्ट करते हैं धन विधेयक। धन विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक कहा जाता है अगर उसमें निम्नलिखित सभी विषयों से संबंधित प्रावधान हो। कोई भी जो विधेयक है वो धन विधेयक कब होगा? पहला, किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, अथवा भारत सरकार के द्वारा अपने ऊपर ली गई, ठीक है, अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। ठीक है ना। तीसरा है भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि, अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकाल लेना। भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग करना। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसी किसी भी व्यय रकम को बढ़ाना। ठीक है, ऐसी किसी भी व्यय रकम को बढ़ाना। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ धन विधेयक की। ठीक है, अगला, भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा के मद में धन प्राप्त करना, ऐसे धन की अभिरक्षा या फिर उसका निर्गमन, अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा। ठीक है, या फिर 1 से 6 तक जो भी आपको पॉइंट्स बताए गए हैं में जो भी विषय जो है दिए गए हैं उनसे आनुषंगिक कोई विषय हो तो वो क्या होगा? धन विधेयक में आता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखवाई गई हैं इसको वर्ड टू वर्ड आप पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए धन विधेयक से रिलेटेड तो आप उसे बता सकें। इसमें जो है अनुच्छेद 110(2), ठीक है, इसके अनुसार कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अर्थदंडों के अधिरोपण का, अथवा लाइसेंस के लिए या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का उपबंध करता है, अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। ठीक है ना। तो कोई विधेयक धन विधेयक कब समझा जाएगा, इस चीज़ को यहाँ बता दिया गया है। पॉइंट टू पॉइंट आपको इसको समझना है और इसे याद करना है। ठीक है, इससे बाहर आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। अब आती है बात सामान्य विधेयक की। पॉइंट्स में इसे भी लिखा गया है, सामान्य विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। सामान्य विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। सामान्य विधेयक के संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। इसे संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। अगला है, सामान्य विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। अनुच्छेद 111। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तावित किए जा सकते हैं। साधारण विधेयक को दूसरे सदन में भेजने के पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अगर आप साधारण विधेयक को संसद के किसी भी दूसरे सदन में भेजने के पूर्व जो है आपको जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। कौन बुलाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें है, राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है। कौन, किसके पास पावर है? राज्यसभा के पास। ठीक है, साधारण विधेयक दूसरे सदन द्वारा 6 महीने तक पारित न किए जाने पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अगर उसे
दूसरे सदन के द्वारा 6 महीने तक पारित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास ये राइट है कि वो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता हो, अर्थात विधेयक सरकारी हो। तो ये है आपका सामान्य विधेयक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला है इसमें पॉइंट वो है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद नंबर 117 में। ठीक है, वित्त विधेयक में अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट जो विषय हैं तथा कुछ अन्य विषय भी इसमें होते हैं। वित्त विधेयक के द्वारा वित्त विधेयक जो होता है वो धन विधेयक से क्या होता है, व्यापक होता है। अतः प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। ठीक है, अनुच्छेद 117(3) के अधीन आने वाले वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य वित्त विधेयकों को भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। वित्त विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। वित्त विधेयक को दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाता है। अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत आने वाले वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत आने वाले जो वित्त विधेयक हैं उनके लिए जो है राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं। इसके अलावा अन्य वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है यहाँ पर भी, और वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए जो है लौटा भी सकता है। ठीक है, वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये आज के 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे, धन विधेयक, सामान्य विधेयक और जो है आपका है आखिरी में वित्त विधेयक। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्हीं के अंतर्गत पूछे जाते हैं, इसी में से पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपके बाकी टॉपिक्स हैं उसमें भी जो है ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो ये तीनों विधेयकों को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद से अगला वीडियो कल आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।